हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से शुरू करते हैं। आपने कहा था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ाइएगा पहले, तो उस दिन भी मैंने पहले आपको बताया था क्लास में, जिस हम लोग वहाँ बैठे थे, एक दिन के लिए पढ़ा था थोड़ा सा हमने। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और सिंपल बिजनेस जो करते हैं जो लोग, उनके जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैं उनमें बड़ा डिफरेंस है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। दोज ऑर्गेनाइजेशंस विच आर वर्किंग फॉर सर्विस मोटिव, किसी देश के आर्ट को, कल्चर को, स्पोर्ट्स को, हेल्थ को बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ की जाती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, वो सब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। आजकल हम सुनते हैं NGOs, उनका मेन मोटिव होता है सर्विस मोटिव। तो ये चैप्टर जो है आपका, मैंने आपको बताया था 10 मार्क्स का है। 11th में हमने पढ़ा था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ऐसा यहाँ भी है, लेकिन यहाँ प्रॉफिट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा प्रॉफिट? क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर नॉट वर्किंग फॉर प्रॉफिट मोटिव। इनका जो आंसर्स आते हैं, दे आर कॉल्ड सरप्लस, जो बच गया, कम बच हो गया तो डेफिसिट। तो यहाँ हमने क्या करना है, ये समझना है कि जो NGOs हैं, जो क्लब्स हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं कमाना होता है, वो कैसे वर्क करते हैं। अब चलाना तो है उन्होंने, चाहे मोटिव उनका सेल्फ भी है, सर्विस मोटिव भी है, तो आगे कैसे चलाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है इसमें कि हमें ये समझना है कि डिफरेंस क्या है। एक पार्टनरशिप फर्म, 2 लोग काम कर रहे थे, उनका मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट कमाना। एक सोल प्रोप्राइटर ने दुकान खोली, उसका मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट कमाना। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एज अ नेम इज सजेस्टिंग, इसका नाम ही है नॉन प्रॉफिट, तो इनका मतलब है नो प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं कमाना है इन्हें। जो बच गया इट विल बी कॉल्ड सरप्लस। तो ये हमने यहाँ पढ़ना है। चैप्टर 10 मार्क्स का है, तो मैं आपको बताऊँगा। मैंने यहाँ थोड़ा सा नोट्स भी बनाए, मैं आपको बाद में दूंगा। NPO, जिसे NPO भी कह सकते हैं हम, या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज ऑर्गेनाइजेशंस विच आर एस्टेब्लिश्ड फॉर सोशल, सामाजिक, चैरिटेबल, दान के रूप में, कल्चरल पर्पस, कोई क्लब, कोई चैरिटी शो, कुछ भी करवा रहे हैं इसके लिए, बट नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट। दे रेंडर सर्विसेज, वो जो सर्विसेज देते हैं, दे रेंडर सर्विसेज फॉर द प्रमोशन ऑफ हेल्थ, आर्ट, कल्चर एक्सेट्रा। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है। अगर एक फैक्ट्री कोई जूते की खोलता है, एक बिस्किट की फैक्ट्री खोलता है, या किसी भी चीज़ की कोई फैक्ट्री खोलता है, कोई कंपनी स्टार्ट करता है, तो मेन मोटिव विल बी प्रॉफिट। उनका मेन मोटिव है प्रॉफिट कमाना। लेकिन NPO जो होते हैं, दे आर टोटली बेस्ड ऑन सर्विस मोटिव। एक बोर्ड के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तैयार हो गया है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रॉफिट अर्निंग फर्म्स। पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटर। सोल कौन होता है? एक आदमी जो बिजनेस कर रहा है, दैट इज सोल प्रोप्राइटर। एक दुकान हम खोलते हैं रानीखेत में, सोल प्रोप्राइटर। 2 लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप। बहुत लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, कंपनी। लेकिन NPO जो है, NGOs जो हैं, दे आर फॉर सर्विस मोटिव। ये सबको क्लियर हो गया होगा। तनुज, शुभ, ईरान, कमल, और भी कोई इसमें आना चाहे तो समझ सकते हैं। मैं आपको हिंदी में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि बाद में मैं अभी आऊँ, जब हो सकता है मई में हम स्टार्ट करें, May 5 से भी शुरू हो सकता है, अगर लॉकडाउन नहीं पड़ा तो मैं उस समय नहीं बताऊंगा फिर। तो अभी आपको समझना है कि NPO बेसिकली क्या है। पहला क्वेश्चन, अगर कल को वाइवा होगा, आपसे पूछेंगे कि डिफरेंस क्या है, पार्टनरशिप और NPO में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस इज क्लियर। हमने एक क्लब खोला, रानीखेत क्लब, आपने देखा है, उसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होना चाहिए। है नहीं है वो अलग बात है। धर्मशालाएँ होती हैं, उनका बिजनेस मोटिव नहीं होता है। ये तो शायद क्लियर हो गया होगा। अब जो फीचर्स हैं, हमने 11th में एक फीचर बताने से पहले बात बता देता हूँ आपको। हमने एक एजम्पशन पढ़ा था, सेपरेट एंटिटी। एंटिटी का मतलब है एग्जिस्टेंस। बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर 2 सेपरेट एंटिटीज इन अकाउंट्स। बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसने 5 लाख रुपए लगाए। दैट 5 लाख इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। एक आम आदमी क्या सोचेगा, मैंने एक दुकान खोली है और मैंने उसमें 5 लाख रुपए लगाए। लेकिन बिजनेस जो अकाउंट्स कहती है, कॉमर्स कहती है, उसके हिसाब से वो 5 लाख रुपए किसकी लायबिलिटी है? उस बिजनेस की। तो बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है।
कभी ना कभी वो 5 लाख रुपए बिजनेसमैन को लौटाने हैं। इसीलिए हम लोग उस कैपिटल को कहाँ लिखते हैं, लायबिलिटी साइड में। इस वीडियो को आप बार बार देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उसने जो वो पैसा दिया वो बिजनेस को दिया है, वो बिजनेस को कभी ना कभी लौटाना है, इसलिए हम उसको कैपिटल कहते हैं, उसको लिखते हैं लायबिलिटी साइड में। उस कैपिटल से जो हम सामान खरीदते हैं वो हमारे एसेट्स हो जाते हैं, जो कि एसेट साइड में आते हैं। इसलिए देखा आपने बैलेंस शीट्स का टोटल हमेशा क्या होता है, बराबर। तो इसका भी पहला फीचर ये है, एंटिटी सेपरेट। एनपीओ का भी जो बिजनेस है, बिजनेसमैन या जो लोग कर रहे हैं, जो एनजीओ चला रहे हैं वो, और उनका जो बिजनेस है दैट इज़, ये जो भी काम कर रहे हो सेपरेट है, कोई उसका मालिक नहीं है। सेकंड, जो ये सर्विसेज देते हैं बड़े सस्ते देते हैं, नॉमिनल चार्जेस। ऐसा नहीं है कि बिजनेस कमाने के लिए। एनजीओ जो होते हैं, एनपीओ जो होते हैं, उनका जो सर्विसेज होते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस, कोई भी चीज़ है, अभी आप आगे देखेंगे क्वेश्चंस में, दैट इज़ वेरी नॉमिनल। नॉमिनल मतलब बाजार से कम। जैसे कंट्रोल की दुकान होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, वहाँ आपको चावल बाजार से कम मिलेगा, चीनी बाजार के रेट से कम मिलेगी। ऐसे ही इनका भी जो रेट्स होते हैं, इनके वहाँ चार्जेस होते हैं। जैसे किसी ने क्लब खोला तो क्लब में आप खेलने जाएंगे या आप कुछ काम करने जाएंगे तो वहाँ रेट्स होटल के मुकाबले, रेस्टोरेंट्स के मुकाबले कम होगा। जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं उनके हिसाब से कम होगा। मोटिव इसका एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बता दिया, नॉन प्रॉफिट मोटिव। सबसे बड़ा डिफरेंस इनका मोटिव पर बिल्कुल भी नहीं होता प्रॉफिट कमाना, ये आप समझे। तो अब कुल मिला के हमने यहाँ तक इसको समराइज़ करें, अभी इसको समझें। अब मैं वहाँ पर आपके सामने बैठा होता तो मैं आपको बार बताता, इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग 2-3 बार देख के इसको समझ जाएँ। बहुत सारे ऑप्शन से पढ़ने के, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ इसको आप समझेंगे तो हिंदी में आपको समझ आएगा। कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसा चैरिटेबल ट्रस्ट, कोई भी ऐसा हेल्थ केयर यूनिट जो सोशल पर्पस के लिए हो, सामाजिक कार्यों के लिए हो, और जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं हो, दे आर कॉल्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनकी एंटिटीज़ सेपरेट होती है, जैसे बिजनेस और बिजनेसमैन की होती है। इसमें भी मेंबर्स और वो अलग अलग हैं। इसमें चैरिटेबल ट्रस्ट, हॉस्पिटल्स, क्लब्स, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। और ये आप देखोगे चैरिटेबल जितने भी ट्रस्ट होते, धर्मशाला, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नॉन प्रॉफिट मोटिव होता है। और यहाँ जो हम लोग खर्चा करते हैं, जो सामान इनसे लेते हैं, दैट इज़ ऑफ वेरी नॉमिनल चार्जेस। बहुत नॉमिनल चार्ज होता है, बहुत कम। ये इसके फीचर्स और एनपीओ। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें हमको करना क्या है। जो हम इसमें अकाउंट्स बनाएंगे, फाइनल अकाउंट्स, आपको 11th में याद होगा, हम लोग जो 3 अकाउंट बनाते थे, कौन कौन से होते थे। एक होता था आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता था। फिर हम बनाते थे बैलेंस शीट्स। इट मीन्स फाइनल अकाउंट्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी कंपनी, बड़ी फर्म के क्या क्या हो जाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम वेयर वी गेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फ्रॉम बाय मेकिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड एट लास्ट बैलेंस शीट। यहाँ क्या होगा, एनपीओ या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में हम बनाएंगे सबसे पहले रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का फॉर्मेट आपकी बुक के पेज में दिया हुआ है। फिर हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसका भी फॉर्मेट आपकी बुक में दिया गया है। और फिर हमको बनानी होंगी इसमें बैलेंस शीट्स। क्योंकि इसमें बैलेंस शीट नहीं दी होती है, या ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होती है तो हमें, और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी होती है हमें, इसके लिए हमको इस रिसीट्स एंड पेमेंट से चीज़ें उठानी होती हैं। उसके बाद हम इससे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे और फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे। अब क्वेश्चन ये है, जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स का मतलब क्या है। रिसिप्ट्स भी कहते हैं इसको, हम लोग रिसीट्स भी पढ़ सकते हैं। आप लोग जैसे भी जाएँ अपनी बुक में आप देखेंगे तो इसमें साइड्स होंगी, रिसीट्स, पेमेंट्स, कितना पैसा आया, कितना पैसा पे किया। अब रिसीट्स और पेमेंट्स और इनकम एक्सपेंडिचर में कुछ डिफरेंस तो होगा। फिर इनकम एक्सपेंडिचर भी ऐसी लग रहा है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू का मतलब होता है कोई भी ऐसा पैसा, कोई भी ऐसा कैश जिसको अब किसी और को नहीं देना है, उसे कहते हैं रेवेन्यू। अब देखिए गवर्नमेंट का एग्जांपल लेते हैं। गवर्नमेंट ने हमसे टैक्स चार्ज किया। अब वो टैक्स किसी को, उसने वो पैसा जो टैक्स के रूप में उसको मिला, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये मिलते हैं, वो किसी को नहीं देना है। अब गवर्नमेंट ने उसको किसी को देना तो गवर्नमेंट का क्या हो गया, वो रेवेन्यू रिसीट्स। फिर से समझाता हूँ मैं। आपने अपना मकान का एक कमरा किराए पे दिया, उसका 5,000 रुपये किराया आया। वो किराए का जो पैसा 5,000 आया, अब आपने किसी को नहीं देना है। देना क्या होता है,
आपने वो 5,000 रुपये उधार लिए होते किसी से, तो देने भी होते। तो पहले वाला 5,000 जो रेंट रिसीव किया आपने, वो आपने किसी को नहीं देना है, उसे कहते हैं हम रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू का मतलब होता है किसी भी सामान को बेच के जो पैसे मिले। एक आदमी ने 100 का सामान 150 में बनाया, 150 रुपये में बेच दिया। अब 100 को तो 100 लगाए थे, 150 मिले तो 50 तो हो गया प्रॉफिट। 100 होगी उसकी कॉस्ट एंड 150 इज रेवेन्यू। अगर वो सामान उसने 80 में बेचा होता, 100 का बना के 80 में बेचा होता, देन 20 वुड हैव बीन लॉस, 20 तो उसको लॉस हो गया होता, 80 उसका हो गया रेवेन्यू, 100 उसकी कॉस्ट होगी। अब यहाँ पर ये नहीं कहेंगे हम कि सर ये तो अब 100 का था तो 80 मिले तो हम रेवेन्यू 80 का, जितना मिला बेच के दैट इज़ रेवेन्यू। तो जितने भी रेवेन्यू वाली चीज़ें होती, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझना, जितनी भी रेवेन्यू वाली चीज़ें होती हैं जिसको किसी को नहीं देना होता है, लेना होता है, उसको हम कहाँ लेते हैं? इनकम और एक्सपेंडिचर में। और जितना भी पैसा आया, जैसे मशीन खरीदी, अब मशीन खरीदी तो पैसा चले गया और मशीन आ गई, ये रेवेन्यू नहीं है। इसमें तो एक सामान गया एक सामान आया, वो चीज़ें जिसमें हमने नहीं देना है अब उन्हें हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। तो अभी आप देखोगे आगे कि रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। जिस पैसे को पेमेंट करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, इसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे सैलरी पेड, अब सैलरी दे दी किसी को, उसने काम कर दिया, सैलरी दे दी, हम पे तो कुछ नहीं आया, कैसा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू। लेकिन मशीन खरीदने के बाद पैसा गया, दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो भी बाद में ज़्यादा क्लियर करेंगे आपको, इतना आगे नहीं बढ़ना फिलहाल। इस समझने में यहाँ में 3 चीज़ बनानी है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसमें डिफरेंस क्या होता होगा फिर यहीं तक बताऊंगा आज बस। रेवेन्यू रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंड डिफरेंस क्या है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है, इसमें कोई भी पैसा जो आया किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बाद, जो भी पैसा आया, चाहे वो इस साल का था, चाहे वो अगले साल का है, चाहे वो इसी साल का है। फॉर एग्जांपल 2020 का हम बना रहे थे, उसमें 19 का पैसा भी जुड़ा है और कुछ पैसा 21 का भी जुड़ा है, 2021 का भी जुड़ा है। तो 19 का हो, चाहे 20 का हो, चाहे 21 का हो, पैसा तो आ गया। उसको हम कहाँ लिखते हैं? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ गया सो अंदर। इसमें बिल्कुल भी नहीं देखना आपने कि वेदर इट इज़ ऑफ नेक्स्ट ईयर और प्रीवियस ईयर और आउटस्टैंडिंग, कुछ नहीं, आ गया तो रिकॉर्ड हो गया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो इसको हम कहते हैं कैश बेसिस। जो रिसीट पेमेंट कैश बेसिस, आ गया तो कैश हो गया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम उसी को लेते हैं जो इस साल का है। बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से समझ लीजिए। इनकम और एक्सपेंडिचर में हम चाहे खर्चा हो चाहे रिसीट हो, उसी को लेंगे जो उसी साल का हो। उसी साल का हो मतलब आपने कोई अमाउंट जोड़ा, सैलरी पे करी किसी आदमी को, किसी एम्प्लॉय को 50,000, उसमें लिखा है 50,000 में 10,000 रुपये पिछले साल का है और 5,000 रुपये इस साल का है, अगले साल का है, फ्यूचर का है। तो ये 10 और 5 जो पिछले और अगले साल के को हटा देंगे हम, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर इसी साल का निकाल रहे हैं हमको तो करेंट ईयर का निकालना है, तो हम इनको हटा देंगे। लेकिन इन रिसीट्स एंड पेमेंट में ऐसा नहीं होता। इसलिए इनकम में देखते हैं कितना घाटा हुआ, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखते हैं कितने की इनकम हुई, कितने का घाटा हुआ, कितना गए कितने आए, इनकम कितनी हुई, एक्सपेंडिचर कितना हुआ। मान लो हमारे पास एक एनजीओ है, हमने एक कमरा किराए पे दिया, हमको 300 रुपये मिले, तो हमारी क्या होगी? इनकम। और हमने एक आदमी को अपना गार्डन ठीक करने के लिए पैसे दिए 500, तो एक्सपेंडिचर। ये सब इनकम एक्सपेंडिचर में है। तो इसे कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। द नेचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नॉमिनल एंड द नेचर ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज रियल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आएगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का नेचर कैसा है? नॉमिनल अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर कैसा है? रियल। ये हो गया। उसके अंदर आपको होता है कैश बेसिस और एक्रूअल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैसा आ गया, रिसीट एंड पेमेंट। एक्रूअल बेसिस होता है कि इनकम एक्सपेंडिचर वो चीज़ें आती हैं जो एक्रूड हुई हैं, मिली नहीं हैं अभी, एक्रू हुई है। एक्रू मतलब होता है जो ड्यू बट नॉट रिसीव्ड और पेड। जैसे एक्रूड इनकम, ड्यू होगी बट मिली नहीं,
तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं कि पैसा आ गया है वहाँ से, पहुँचा नहीं तो उसको जोड़ेंगे। इनकम ऑफ दिस ईयर इंक्लूड्स, ये हम इंक्लूड करते हैं, चाहे वही पैसा पहुँचा हो ना पहुँचा हो, एक्रूअल रिसीट्स एंड पेमेंट वही लेते हैं जो आ गया। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम वही चीज़ लेते हैं जो आ चुका है, रिसीव हो गया, कैश रिसीव फ्रॉम दिस एंड दिस। एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है सैलरी टू ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर ड्यू, सैलरी अनपेड। अनपेड का मतलब क्या होता है? एक्रूड एक्सपेंस हमने दिया नहीं है अभी तक, आउटस्टैंडिंग है। एक्रूड इनकम मिली नहीं है, तो हम इनकम एक्सपेंडिचर में वो भी लेंगे जो मिलना है बट मिला नहीं है, और लेकिन हमने उसको वही मान लिया है कि मिल चुका है, इसलिए उसको एक्रूअल बेसिस कहते हैं और ये कैश बेसिस होता है। उसके बाद है हमने, इसका मतलब क्या होगा मैंने आपको अभी पहले बताया, इनकम एक्सपेंडिचर में पिछला और अगले साल का, फ्यूचर का और पास्ट ईयर का नहीं आएगा, करंट ईयर का आएगा। रिसीट पेमेंट में कभी भी पैसा रिसीव हुआ हो आ जाएगा। रिसीट एंड पेमेंट में कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों दिए होते हैं, जिनका हम यूज़ बैलेंस शीट बनाने में करते हैं। और इनकम एक्सपेंडिचर में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। अब मशीनरी खरीदी बेची, फिर से समझेंगे, मैं रेवेन्यू वाली बात कर रहा था। मशीनरी खरीदी बेची, कुछ भी करा हमने, वो सब कहाँ आएगा? रिसीट एंड पेमेंट में, क्योंकि उसमें अगर सैलरी पेड है वो भी आएगा, इनकम इंटरेस्ट रिसीव्ड है वो भी आएगा, मशीन खरीदी वो भी आएगा, कंप्यूटर बेचा वो भी आएगा, कहाँ? रिसीट एंड पेमेंट। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर मशीन कुछ नहीं आएंगी, कैपिटल वाली चीज़ें, एसेट्स वाली चीज़ें नहीं आएंगी, वहाँ सिर्फ सैलरी, इंटरेस्ट, ऐसी चीज़ें आएंगी। इसका मतलब वो सिर्फ रेवेन्यू को लेगा। रेवेन्यू का मतलब जो बेच के मिला है, चाहे उससे एसेट जुड़ा नहीं जुड़ा, वो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। तो अब जो मैं आज अभी मैंने जो आपको बताया, मैं इसी को समराइज़ कर रहा हूँ, आपको शुरू से बता रहा हूँ। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो नॉन प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, सोशल वर्क करते हैं। इसमें चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, ट्रस्ट, धर्मशालाएँ, हॉस्पिटल, एनीथिंग कैन कम देयर। इनका जो मेन मोटिव होता है वो सर्विस रेंडर करना होता है, इनका प्रॉफिट मोटिव बिल्कुल भी नहीं होता है। इनके जो फीचर्स हैं मैंने आपको बताया, सेपरेट एंटिटी है, एनजीओ जैसे उसमें होता है, इसमें भी ये उनका इंस्टीट्यूशन एंड देयर मोटिव्स आर सेपरेट, अलग अलग हैं सब लोग। एनजीओ में लोग आते हैं जाते हैं, सेपरेट एंटिटी है। बहुत कम चार्जेस पे ये पेमेंट करते हैं, सामान लेते हैं, लोगों को देते हैं। जो नॉर्मल होटल्स के चार्जेस और जो प्रॉफिट अर्निंग फर्म्स होती हैं उनके मुकाबले इनके रेट्स बड़े कम होते हैं। प्रॉफिट मोटिव इनका बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसमें 3 चीज़ें बनेंगी। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब है जितना आया और गया, चाहे वो कभी भी आया हो, कैसे भी आया हो, कोई भी एसेट हो, कोई भी लायबिलिटी पे करी हो, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल से हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। बेसिकली बोर्ड में वैसे रिसीट्स एंड पेमेंट बनाना नहीं आता है, फिर भी मैं बता हो सकता है कभी आ जाए। कितना भी बहुत ईजीली समझ जाओगे आप कि कितना भी पैसा आया हो और कितना भी पैसा गया हो, किसी भी तरीके से, वो सब रिसीट्स एंड पेमेंट में, रिसीट्स की साइड में वो और पेमेंट साइड में वो। इसका क्वेश्चन जब शुरू होता है तो हम कैश से शुरू करते हैं, टू साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और लास्ट में उस बाई साइड में आ जाता है, बाई बैलेंस क्रेडिट डाउन। ये कैश का बैलेंस होता है या बैंक का बैलेंस होता है। ये हो गया रिसीट्स एंड पेमेंट। दूसरा अकाउंट इसकी हेल्प से हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जिसमें कैपिटल या एसेट्स वाली चीज़ें या लायबिलिटी वाली चीज़ें नहीं आती हैं, सिर्फ रेवेन्यू इंक्लूडिंग वाली चीज़ें आती हैं, जैसे सैलरी पेड, इंटरेस्ट पेड, मैंने आपको बताया था अभी, उनको लेते हैं। इसका नेचर रेवेन्यू लेने वाला होता है खाली, उसमें रेवेन्यू और कैपिटल दोनों आ जाते हैं। रेवेन्यू का मतलब किसी भी सामान को बेच के कितना पैसा मिला, दैट इज़ रेवेन्यू। उसके बाद कैश बेसिस पे बनता है रिसीट पेमेंट, जितना पैसा आ गया सब इंक्लूड कर लिया, वो उसका बेसिस होता है। एक्रूवल बेसिस, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वाली चीज़ें भी उसमें आती हैं। रिसीट एंड पेमेंट वो चीज़ें नहीं आती हैं जो एक्रूवल बेसिस वाली हों। इसका नेचर रियल है, उसका नेचर रिसीट एंड पेमेंट का नेचर रियल है, उसका नेचर नॉमिनल है। आपको याद होगा रियल का अकाउंट का फॉर्मूला होता था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का फॉर्मूला होता है डेबिट ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये भी आपके समझ में आ गया। उसके बाद नो बैलेंस शीट्स आर रिक्वायर्ड इन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। देयर इज नो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट नहीं होती। और इसमें क्या होता है आपका, इसमें हमको बैलेंस शीट्स बनानी होती है, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। इतनी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं, ये आपको पढ़नी है। ये स्टार्ट है, बड़ा अच्छा चैप्टर है, समझेंगे आप जो मैंने बोला है इसको समझेंगे, और जो मेरी बात आपके समझ में नहीं आएगी इसी में आप मेरे से
डायरेक्टली टेलीफोनिकली पूछ भी सकते हैं, बात कर सकते हैं कि इसमें क्या होगा। एक क्वेश्चन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग अभी उसको अपनी TS ग्रेवाल या DK गोयल से पूछें, करें उसमें से कि इसको कर लें कॉपी में, डिफरेंस बिटवीन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक तो ये, और सेकंड क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। 2 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या कहा मैंने, डिफरेंस बिटवीन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दूसरा क्वेश्चन मैंने कहा आपसे कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस में डिफरेंस। इसके साथ साथ आपको बुक से रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के फॉर्मेट्स बनाने हैं। वही वाली कॉपी जिसमें हम पढ़ते थे उसमें आप इसको बना लेंगे। इस वीडियो को देखें और मुझे मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हो सकता है कि अब घर में पढ़ाने में और इसमें वीडियो में पढ़ाने में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हो सकता है तेज़ हो जाए, हल्के हो जाए, आपके कुछ समझ में ना आए। 2-3 बार वीडियो देखिए, फिर भी मुझे इसके नीचे ज़रूर लिख के बताइए कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम, कहाँ पर आपके समझ में नहीं आया, क्या मेरा फ्लो ज़्यादा था या हल्का था या वॉल्यूम कम था, क्या था। अब जितना मेरे पास यहाँ अवेलेबिलिटी है मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ, फिर भी हो सकता है कुछ डिफरेंस आ जाए। बट मैं चाह रहा था आपसे और लोग भी इसमें ऐड हो जाते जो बाद में पढ़ने वाले होते, जैसे वो मछली का लड़का था आपके साथ का, अगर वो चाहे तो उसको भी भेजिए, वो भी कर सकता है। और फिर शाम को मैं अब इसके बाद एक इकोनॉमिक्स का वीडियो भेजता हूँ। ये लोग कौन, शुभ और तनुज और ये कमल लोग थे, 2-3 लोग, तो इसके आज शाम को या कल को मैं जितना मेरे बुक्स तो यहाँ कुछ है नहीं, मुझे पता है उतना हैवी नहीं इसमें कि क्या क्या कोर्सेज थे, लेकिन मुझे पता है कि थोड़ा नेशनल इनकम के फॉर्मूले और ये चीज़ें मैं आपको भेजता हूँ। नेक्स्ट वीडियो से पहले इसको पढ़ के रखिएगा, जितना मैंने आपको बताया क्या क्या करना है, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, बाय बाय।